में हमने देखा कि एटॉमिक मास कैसे मेजर किया जाता है। अब चलिए एटॉमिक मास को डिटेल में समझते हैं। उससे पहले क्या आप हमें बता सकते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है? क्या आप इसे एक बार हमारे लिए डिफाइन कर सकते हैं? जी हां, ये एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की मात्रा होती है। इसी तरह क्या आप बता सकते हैं कि एटॉमिक मास क्या होगा? जी हां, इसका मतलब एक एटम का मास है, लेकिन हम इसे कैसे डिटरमिन करेंगे? मान लीजिए हमारे पास एक बैग है जो बहुत ही पतले मटेरियल से बना है, इतना पतला कि उसका लगभग अपना कोई मास ही नहीं है। अब हम इस बैग के अंदर कुछ सामान भर देते हैं। अगर इस बैग को एक वेइंग स्केल पर रखा जाए तो क्या हम कह सकते हैं कि बैग का टोटल मास उसके अंदर सभी सामान के मास का सम होगा? जी बिल्कुल। उसी तरह एक एटम का मास उसमें मौजूद सब एटॉमिक पार्टिकल्स की मदद से कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि सभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत कम होता है, इतना कम कि वो लगभग वेटलेस कंसीडर किए जाते हैं। तो हमारे पास क्या बचा है? जी हां, हमारे पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, और हम ये जानते हैं कि इन दोनों का कुछ मात्रा में मास है। अब हमें एक चीज बताइए कि इन दोनों पार्टिकल्स में से किसे कंसीडर किया जाना चाहिए? क्या हम सिर्फ प्रोटॉन्स के मास को कंसीडर करें या सिर्फ न्यूट्रॉन्स के मास को, या दोनों के मास को साथ में कंसीडर करें? खैर, क्योंकि दोनों के पास काफी मास होता है, हम दोनों के मास को साथ में कंसीडर करेंगे। इस प्रकार एटॉमिक मास एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की टोटल मात्रा होती है। इसे मास नंबर भी कहा जाता है। चलिए एक आसान एग्जाम्पल लेते हैं। एक सिंपल एलिमेंट जैसे कि फ्लोरीन के केस में हम देख सकते हैं कि इसके न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन्स और 10 न्यूट्रॉन्स होते हैं। एक सेकंड रुकिए, हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहां एटॉमिक न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मात्रा बराबर होती है। तो ऐसा कैसे है कि न्यूट्रॉन्स की मात्रा ज्यादा है? खैर, हमें बताइए कि एडिशनल न्यूट्रॉन्स के मौजूद होने से क्या एटम को कोई फर्क पड़ता है? क्या एटम का चार्ज बढ़ता है या घटता है? बिल्कुल